नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आपके पसंदीदा चैनल सक्सेसफुल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो 19वीं शताब्दी में हुए थे, उन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के क्या कारण थे और उसमें प्रमुख व्यक्ति कौन थे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधारक आंदोलनों में जो याद किए जाते हैं, राजा राम मोहन राय। तो लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय। तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो राजा राम मोहन के बारे में देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं। तो राजा राम मोहन राय के बारे में देखेंगे तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म स्थान इनका कहाँ है, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, और इसी तरीके से महत्वपूर्ण बातों की बात करेंगे यहाँ पर। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि राजा राम मोहन राय जो थे सामाजिक धार्मिक सुधारक थे। इनका जन्म तो आप देखेंगे जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म इनका हुआ था कब, 22 कब हुआ था, तो 22 मई 1773 को हुआ था इनका जन्म हुआ था। तो ये देखिए लिखा हुआ है कि 22 मई 1773 का इनको जन्म हुआ था। तो इसका जन्म के बाद यहाँ पर देखेंगे जन्म जो इनका हुआ था वो कहाँ पर हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर, राधानगर। जो राधानगर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। यानी पश्चिम बंगाल के राधानगर में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। तथा इनके मृत्यु जो देखेंगे 27 सितंबर 1833 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, तो ब्रिस्टल में हुई थी। यानी इंडिया में इनकी मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि भारत से बाहर हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी। तो क्वेश्चन आता है कि बताइए कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी, ब्रिस्टल में हुई थी। और ब्रिस्टल कहाँ पर है, तो इंग्लैंड में है। ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से यहाँ पर देखेंगे बहुत सारे पॉइंट हैं। यहाँ पर आप बात करते हैं यहाँ पर राजा राम मोहन राय की जो प्रमुख उपाधियाँ थी, क्योंकि राजा राम मोहन राय 19वीं शताब्दी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जितने समाज में व्याप्त बुराइयाँ थीं, उन बुराइयों को हटाने का प्रयास किया। और जो धर्म से संबंधित बातें थीं, जो कट्टरतावाद थी और जो बातें थीं, उन सभी बातों को दूर करने का प्रयास किया था। तो इसीलिए यहाँ पर 19वीं शताब्दी में इन्हें क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण का इन्हें पिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। आगे बात करते हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, सामाजिक धार्मिक सुधार के अग्रदूत, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले शुरुआत की थी। तो इसीलिए इन्हें सामाजिक धार्मिक सुधार का क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। क्योंकि इनके बाद और लोग भी सामाजिक सुधारक थे, लेकिन शुरुआत इन्होंने ही की थी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, अग्रदूत कहा जाता है। आगे बात करते हैं, लिखा है युग परिवर्तक। तो इनको जो राजा राम मोहन राय थे, इनको युग परिवर्तक किसने कहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने कहा है, सुभाष चंद्र बोस ने इनको क्या कहा है, युग परिवर्तक। यानी युग परिवर्तक का मतलब होता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी के पहले कुछ ऐसा समय था कि इसमें निरस्ता थी, और उस निरस्ता को हटा करके धीरे धीरे उसमें सुधार की जो बातें की, तो वो बात है। तो इसीलिए इनको जो है क्या कहा गया है, युग परिवर्तक कहा गया है। आगे देखें कि राजा की उपाधि जो इनको दी थी, क्योंकि इनको राजा राम मोहन राय कहा जाता है, तो राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने दी थी। सीधा सीधा ये सारे क्वेश्चन आते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनका स्क्रीनशॉट नहीं ले लेंगे, या फिर हम यहाँ पर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे PDF भेज देंगे। तो टेलीग्राम चैनल आप सक्सेसफुल ऑफिशियल के नाम से है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, जो राजा राम मोहन राय थे उनकी जो पत्र पत्रिकाएँ थीं, जिन पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से समाज में पुनर्जागरण करने का प्रयास किया, समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, समाज में जो धर्म में व्याप्त बुराइयां थीं उनको दूर करने का प्रयास किया।
तो बात करते हैं यहाँ पर प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर उनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है संवाद कौमुदी। तो पहली पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी पूछा जाता है किसकी है? तो याद रखिएगा संवाद कौमुदी किसकी है? तो राजा राम मोहन राय की है। और किस भाषा में है? तो बंगाली भाषा में है। और कब प्रकाशित हुई? तो 1821 में। यानी कि जो राजा राम मोहन राय थे अपने विचारों को जो समाज के सामने लाने का प्रयास किया सबसे पहले कौन सी पत्रिका के माध्यम से? तो उस पत्रिका का नाम है संवाद कौमुदी। आगे बात करते हैं तो इनकी एक पत्रिका और है जिसका नाम है मिरातुल अखबार। तो मिरातुल अखबार किस भाषा में है? तो ये फारसी भाषा में है। और जो इसका प्रकाशन हुआ था 1822 में हुआ था। तो दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि आपकी संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और तीसरी है ब्राह्मणिकल। तो ब्राह्मणिकल किस भाषा में है? तो ब्राह्मणिकल याद रखिएगा किस भाषा में है? तो अंग्रेजी भाषा में है। ये इनकी पत्र पत्रिकाएं हो गई राजा राम मोहन राय की। आगे बात करते हैं यहाँ पर। अब देखिएगा जो प्रमुख संस्थाएं हैं, प्रमुख संस्थाओं की अगर हम बात करें तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने एक संस्था का गठन किया था और उस संस्था का क्या नाम था? आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा जो संस्था थी इसका गठन कब किया था? तो 1815 में किया था आत्मीय सभा का गठन। राजा राम मोहन राय ने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए उसमें अपने संस्था के लोगों को उसमें जोड़ने के लिए किया था। आगे देखिएगा यहाँ पर इसके बाद जो है वेदांत सोसाइटी। तो वेदांत सोसाइटी का गठन किया था और वेदांत सोसाइटी का गठन भी 1816 में किया था। इस सोसाइटी में जो लोग सदस्य बनते थे वो लोग क्या करते थे कि समाज में बुराइयां जो व्याप्त थी उनको दूर करने का प्रयास करते थे, समाज में बातों को फैलाते थे। आगे हिंदू कॉलेज की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो हिंदू कॉलेज का गठन कब किया? तो 1817 में हिंदू कॉलेज का इन्होंने गठन किया था। आगे देखिएगा हिंदू कॉलेज के बाद देखिएगा ब्रह्म समाज, बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्रह्म समाज सीधा सीधा पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। किस सन में किया था? तो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज का गठन किया था। और कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पर किया था? तो कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। कहाँ किया था? कोलकाता में किया था। ब्रह्म समाज का गठन किया था। आपके एग्जाम में यही ज़्यादा पूछा जाता है ब्रह्म समाज के बारे में। तो आगे बात करते हैं। ब्रह्म समाज की बात हो गई, यहाँ पर ये संस्थाएं हो गई। इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या PDF आपको सक्सेसफुल एकेडमी के ऑफिशियल चैनल पे मिल जाएगी, आपको टेलीग्राम चैनल पे। और आगे देखिएगा ये सारे जो कार्य कर रहे थे, इन सारे कार्यों करने के पीछे इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आप देखेंगे यहाँ पर इनका उद्देश्य क्या था। तो लिखा हुआ है उद्देश्य। तो उद्देश्य क्या था देखेंगे कि हिंदू धर्म में सुधार करना। और तो क्योंकि 19वीं शताब्दी में ऐसा था कि भारत में जो अंग्रेज थे, अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो अंग्रेज ज़्यादातर भारतीयों क्या कर रहे थे? ईसाई बना रहे थे। तो ईसाई बना रहे थे तो ज़्यादातर लोग भारतीय ईसाई हो रहे थे। तो उनको हिंदू धर्म को स्वीकार करने के लिए फिर भी उनमें जागरूकता लाने का प्रयास किया था राजा राम मोहन राय ने। और इन्होंने ही इनकी ही अवधारणा थी एकेश्वरवाद की। तो एकेश्वरवाद का मतलब होता है कि ईश्वर क्या है? एक है। तो ईश्वर एक है लेकिन उसके जो है रूप क्या हो सकते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। इस प्रकार का जो प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। आगे देखिएगा इन्होंने ही समाज में व्याप्त जो बुराई थी, सती प्रथा थी। सती प्रथा जो एक समाज में बहुत बड़ी एक बुराई थी, जिसमें अगर किसी का पति नहीं है तो महिलाओं को ज़बरदस्ती बिना उनकी इच्छा के भी सती होना पड़ता था। तो ये जो सारी बुराइयां थी, इन सारी बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। तो इन्होंने 1828 में सती प्रथा पर प्रतिबंध इन्हीं के प्रयासों से लगा था। और उस समय थे कौन? लॉर्ड विलियम बेटिक थे। तो लॉर्ड विलियम बेटिक ने बंद किया था, लेकिन किसके प्रयास था? राजा राम मोहन राय का यहाँ पर महत्वपूर्ण योगदान था सती प्रथा की समाप्ति में।
सीधा सीधा ये सारे क्वेश्चन आते हैं कि सती प्रथा का अंत कब हुआ, किसके प्रयासों से हुआ, किस गवर्नर जनरल ने किया था, ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं तो आगे देखिएगा यहाँ पर ब्रह्म समाज का विकास। तो ब्रह्म समाज का जो गठन किया था राजा राम मोहन राय ने, किस प्रकार से ब्रह्म समाज का आगे विकास हुआ है, राजा राम मोहन राय के बाद हुआ है, तो देखेंगे यहाँ पर जब राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, तो राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद ब्रह्म समाज का संचालन किसने किया था, तो आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश ने किया था। यहाँ पर वागीश नहीं लिखा हुआ है तो लिख लीजिएगा, आपके आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश नाम था, वागीश। तो इन्होंने ही आपका ब्रह्म समाज का आगे इन्होंने संचालन किया था। इनकी मृत्यु 1833 में हो गई थी। किसकी, तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश की मृत्यु 1833 ईस्वी में हो गई थी और ब्रह्म समाज का नियंत्रण द्वारिकानाथ टैगोर के हाथों में आ गया। तो बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय थे, राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद कौन संभाले यहाँ पर, तो आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश ने संभाला। और आचार्य रामचंद्र विद्या वागीश के बाद यहाँ पर देखेंगे कि ब्रह्म समाज की कमान किसने संभाला, तो द्वारिकानाथ टैगोर ने संभाला। और द्वारिकानाथ टैगोर जब 1843 में ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसको दे गए, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। यानी कि यहाँ पर विद्या वागीश के बाद द्वारिकानाथ टैगोर, और द्वारिकानाथ टैगोर के बाद देखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर, और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद देखेंगे केशव चंद्र सेन। तो इस प्रकार से एक क्रम है, उस क्रम को याद रखिएगा। सीधा सीधा क्वेश्चन ही आ जाएगा कि बताइएगा कि विद्या वागीश के बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया, फिर विद्या वागीश केशव चंद्र सेन ने कब किया। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्नों को भी समझ के रखना है। देखिएगा यहाँ पर 1856 में, जब 1856 में यहाँ पर ब्रह्म समाज का नेतृत्व केशव चंद्र सेन ने किया, तो केशव चंद्र सेन जो थे वो एक ऐसे व्यक्ति थे, बहुत उदारवादी थे। तो उदारवादी होने के कारण क्या हुआ था कि ब्रह्म समाज का विकास ज़्यादा क्षेत्रों तक फैला। और उस ब्रह्म समाज में क्या हुआ कि धीरे धीरे अन्य धर्मों के लोग जो थे, ईसाई थे, सिख थे, या और जो लोग भी आने लगे उस संगठन में, ब्रह्म समाज में, और उन्होंने अपने अपने धर्मों की बात करना शुरू कर दिया। मान लिया है तो ब्रह्म समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर कर रहा, लेकिन वहाँ पर उस समय और धर्मों के लोगों ने भी अपने अपने धर्म की बात यहाँ पर ब्रह्म समाज में करना शुरू कर दिया। तो इसी का परिणाम आगे देखिएगा क्या होता है। तो सीधा सीधा लिखा हुआ है केशव चंद्र सेन के बारे में। केशव चंद्र सेन एक उदारवादी नेता थे और इनके समय बंगाल में, उत्तर प्रदेश, मद्रास में शाखाएं खोली गई। इनके उदारवाद के कारण ही समाज में फूट पड़ गई, ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। और 1865 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। यानी कि ज़्यादा उदारवादी होने के कारण क्या हुआ था कि और धर्मों के लोग भी इसमें ब्रह्म समाज के सदस्य हैं, लेकिन वो अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो यहाँ पर आपके देखेंगे कौन, देवेंद्रनाथ टैगोर, जो देवेंद्रनाथ टैगोर को न्याय के हैसियत से, यानी न्याय की हैसियत से इन्होंने केशव चंद्र सेन को आचार्य के पद से हटा दिया। अब आचार्य के पद से इनको हटा दिया तो इन्होंने क्या किया, केशव चंद्र सेन ने एक नए समाज की स्थापना कर दी। बात यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि जब ब्रह्म समाज से अलग हुए केशव चंद्र सेन, तो उन्होंने एक नए समाज की स्थापना की और वहाँ पर उस समाज का नाम क्या रखा, आदि ब्रह्म समाज। सीधा सीधा पूछा जाएगा कि आदि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया, तो याद रखना है कि आदि ब्रह्म समाज का गठन किसने किया, तो केशव चंद्र सेन ने किया था, 1865 में किया था। ये सारी बातें आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं कि 1870 में केशव चंद्र सेन ने इंग्लैंड गए। 1870 में केशव चंद्र सेन इंग्लैंड गए और वहाँ पे 1872 में ब्रह्म विवाह एक्ट पास करा लिया। यानी ब्रह्म विवाह का मतलब होता है कि हिंदू रीति रिवाजों से जो विवाह होते थे उन्हें ब्रह्म जो है विवाह कहा जाता था। और लेकिन आगे चल के एक
ये हुआ कि इन्होंने ही जो केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म विवाह से वह को जो पास करा के लाए थे नियम कानूनों को, आगे चल के इन्होंने अपनी 12 वर्षीय पुत्री का विवाह 1878 में क्या कर दिया, बिहार के राजा के साथ कर दिया। आदि ब्रह्म समाज में एक बार फूट पड़ गई, यानी कि इन्होंने जो नियम कानून बनवा के लाए थे इंग्लैंड से, और इन्होंने ही नियम कानून को उल्लंघन किया, तो जो आदि ब्रह्म समाज से लोग जुड़े हुए थे धीरे धीरे वो क्या होने लगे, अलग होने लगे, क्योंकि इन्होंने ही नियमों का क्या कर दिया, उल्लंघन कर दिया, क्योंकि कम आयु में ही अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। तो इस तरीके से देखेंगे कि ब्रह्म समाज में विघटन आ गया। तो ब्रह्म समाज में आगे चल करके शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने क्या कर दिया कि 1878 में साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर दी। यानी कि पहले ब्रह्म समाज से आदि समाज बना, आदि ब्रह्म समाज बना, और आदि ब्रह्म समाज से यहाँ पर क्या बना, यहाँ पर साधारण ब्रह्म समाज। तो तीनों समाजों को याद रखना है कि किस समाज की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी। जैसे ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने, और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर याद रखना है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस ने किया था, जो किससे टूटे हुए थे, आदि ब्रह्म समाज से टूटे थे, यानी केशव चंद्र सेन से अलग होकर के इन्होंने ये संस्था के गठन किया था। आगे देखिएगा, अब आगे बात कर रहे हैं तो देखिएगा वेद समाज की बात करते हैं। अब देखिए वेद समाज का गठन किसने किया था, तो इसका वेद समाज के संस्थापक किसको माना जाता है, श्री धरालू नायडू को माना जाता है। और इन्होंने इसका गठन कब किया, 1864 में किया था, और कहाँ पर किया, तो मद्रास में किया। तो तीनों पॉइंट याद रखना है कि वेद समाज के गठन कब किया, कहाँ किया और किसने किया था। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं इसमें याद रखना है। जबकि यहाँ पर देखेंगे मतलब कार्य वही है कि समाज में व्याप्त बुराइयों को ही दूर करना था, लेकिन नाम अलग अलग थे। और जो इन्होंने वेद समाज की स्थापना जो की थी, ये प्रेरणा कहाँ किनसे लिया था, तो केशव चंद्र सेन से। यानी कि दक्षिण भारत में जो आपकी वेद समाज की स्थापना की थी श्री धरालू नायडू ने, इसके प्रेरणा स्रोत कौन से, तो केशव चंद्र सेन थे। और साथ में आप देखेंगे वेद समाज को ही दक्षिण भारत का क्या कहा जाता है, तो ब्रह्म समाज कहा जाता है। ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अब आपको यहाँ पर देखेंगे तो याद रखना है कि आज आप लोगों ने यहाँ पर समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा है। तो जैसे समाज सुधारक यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बारे में बताया है, तो यहाँ पर राजा राम मोहन राय के बाद यहाँ पर दयानंद सरस्वती के बारे में बताएंगे। दयानंद सरस्वती के बाद यहाँ पर विवेकानंद को बताएंगे। विवेकानंद के बारे में आगे हम यहाँ पर जो है आपको थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में बताएंगे। तो 19वीं शताब्दी में जितने भी सामाजिक सुधार आंदोलन हुए हैं, उन सारे सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को धीरे धीरे हम आपको यहाँ पर बताएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, तथा साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। और कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। और ये सेशन जैसे ही ख़त्म होगा धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन, उसके बाद यहाँ पर सारे प्रश्नों की एक श्रृंखला लाएंगे और उन प्रश्नों को भी यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।